चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हमको अपना टॉपिक आगे कवर करना है और हम कर रहे थे एस ब्लॉक और एस ब्लॉक की है आज क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 2 के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक रिएक्शन विद हैलाइड से। और जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, जरूर बनता है। 12th में भी ये टॉपिक रिपीट है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मैं हैलाइड्स की बात करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले मुझको ये पता है कि एल्कली मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स होते हैं। ठीक है, सबको पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। ठीक है, इनकी बात करते हैं हम लोग। और इनके साथ कितने हेलोजन लगेंगे ये बात हमको मालूम है। कितने लगेंगे? एक एक हेलोजन इनके साथ लगेगा, क्योंकि इन सब पे ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं और ग्रुप 1 के एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? NS1 रहती है। ठीक है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन सभी लोग लूज कर सकते हैं। तो हेलोजन जो लगेगा वो इनके साथ एक एक ही लगेगा। ठीक है, चाहे क्लोरीन लगे चाहे ब्रोमीन लगे, कुछ भी लगे, एक ही लगेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात ये थी। और दूसरी कहानी आपको दिख रही होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले बॉक्स के अंदर कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है, यानी कि ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इसीलिए इन सभी के साथ में दो दो हेलोजन लगे हुए हैं। ठीक है, क्या ये दो बातें आप लोगों को क्लियर हैं? यस और नो में बताएं। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आगे बात करूं बेटा मेरे LiCl के नेचर की, ठीक है, तो LiCl जो है आप लोगों का कोवेलेंट इन नेचर है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ Cl माइनस आयंस, हेंस इट्स टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस इज मोर। ठीक है, देखो मैंने आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था जितना साइज छोटा होता है उतनी हाइड्रोलिसिस क्या होती है बेटा जी? ज्यादा होती है। ये बात कर चुके हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस की कि नहीं करी है अभी? चलो ठीक है, नहीं करिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हाइड्रोलिसिस की बात तो बाद में करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं हमने कोवेलेंट कैरेक्टर की। ठीक है, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था। तो इसी को मैं कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर की टर्म्स में बताना चाहूंगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर होता है, यानी कि कोई मॉलिक्यूल अगर ज्यादा कोवेलेंट होगा तो वो आयनिक कम होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होगी तो वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपको देखने को मिलेगा। जहां पे शेयरिंग होगी वहां पे ट्रांसफर आपको कैसे देखने को मिलेगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोलिए यार सभी लोग, यस और नो। यस और नो बोलो भाई। अरे बताना तो पड़ेगा साथ साथ। सुनीता बता बेटा, समझ में आ रहा है? सर रिपीट करने पर। रिपीट कर देते हैं भाई एक बार। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया बेटा कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्स रिलेशन रखता है आयनिक कैरेक्टर के साथ में। ठीक है, जो जितना ज्यादा कोवेलेंट होगा मॉलिक्यूल वो उतना ही कम आयनिक होगा। आयनिक कैसे बनते हैं? प्लस और माइनस जब पूरे आते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी में प्रॉपर। ठीक है ना, एक से दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर उड़ के जाता है पूरा हवा में, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पे आपको आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर जहां पे आपको शेयरिंग देखने को मिलती है तो वहां पे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब मैं आपको नए पेज पर सबसे पहले एक रूल बताऊंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स नेम इज फजान्स रूल, एंड इट्स नेम इज फजान रूल। ठीक है, फजान रूल मेरे को किसके बारे में ज्ञान देता है? ये मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में ज्ञान देता है। ठीक है, किस मॉलिक्यूल में कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होना चाहिए इसने दो बातों से बताया। इसने कहा अपने पास एक तो कटायन होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर जिन पे प्लस चार्ज आता है, और दूसरे क्या होते हैं? अनायन होते हैं जिन पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, कटायन का साइज कहता है स्मॉल होना चाहिए। कटायन का साइज क्या होना चाहिए?
स्मॉल और इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी होगी फिर हाई, पोलराइजिंग पावर कैसी होगी हाई। ठीक है, अगर कटायन का साइज स्मॉल है तो उसकी पोलराइजिंग पावर कैसी होगी हाई। ठीक है, और अनायन का साइज कहते हैं लार्ज साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लार्ज साइज होना चाहिए ताकि उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो, हाई हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। इसको आप ऐसे समझो, देखो मेरे पास एक कटायन है और मेरे पास एक अनायन है। ठीक है, प्लस चार्ज वाला कटायन है और माइनस चार्ज वाला अनायन। प्लस चार्ज वाले का काम होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना, माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्लस वाला जितना अपनी तरफ अच्छे से खींचेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसके अंदर, बोलो यार, पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है ना, तो स्मॉल साइज का जितना कटायन का साइज स्मॉल होगा उतने बढ़िया से, उतने बराबर से वो माइनस चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इसके साथ मिल करके बॉन्ड बना लेगा। वही बोलो यार, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मिल करके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। गॉट इट बेटा जी? बेटा ये कौन Yes, है? sir. टिंगस खान। बेटा आई एम रिमूविंग यू, आप अपना नाम चेंज करोगे तो कर लो, मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप दूसरी आईडी से लॉगिन करना। ठीक है, अपने नाम से लॉगिन करना बेटा। चलो ठीक है भाई, आ जाओ वापिस आ जाओ। ठीक है, चलो तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, मेरे को एक बात बता दो आप लोग, अनायन का काम क्या था? अनायन का काम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देना। तो वो कहता है जितना लार्ज साइज होगा अनायन का उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लस वाले को दे पाएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा लार्ज साइज होगा अनायन का वो प्लस वाले को उतना आसानी से क्या कर पाएगा बेटा जी, दे पाएगा, और उतना ही बढ़िया तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो आपको मॉलिक्यूल में अगर पहचानना हो कि ये मॉलिक्यूल में कंपैरिजन करना है हमको कोवेलेंट कैरेक्टर का, या ये मॉलिक्यूल में कंपैरिजन करना है हमको आयनिक कैरेक्टर का, तो हम लोग लगाते हैं फजान रूल। पर फजान रूल से हमको कोवेलेंट कैरेक्टर का पता लगता है, और हमको ये बात पता है कि आयोनिक कैरेक्टर इसका इनवर्स रिलेशन रखता है। ठीक है बेटा जी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है और आयनिक कैरेक्टर इसका इनवर्स रिलेशन रखता है। क्या आप सभी को ये बात क्लियर हो रही है? बोलो यार, आप देखो। Yes, sir. मुझे दूसरे डिवाइस से एंट्री दे दो, मैंने इस हाँ 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 हाँ, दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो भाई, अब अपने पास है, एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। ठीक है, अपन इसके साथ में एक बार क्लोरीन लगाते हैं, क्लोरीन 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 क्लोरीन। आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है, इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले कोवेलेंट के लिए मेरे पास क्या दिमाग में आएगा, कौन सा रूल लगेगा? फजान रूल। फजान रूल कहता है कटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। अनायन का साइज क्या होना चाहिए? लार्ज। मैंने मॉलिक्यूल को देखना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि मेरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जिस बेसिस पे मैं इसको कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा या कम बताऊंगा, वो अनायन नहीं है, क्योंकि अनायन सब में सेम है। कोई चीज अगर सेम होती है तो उसके बेसिस पे कैसे आप डिफरेंस पैदा करोगे? तो इसलिए हम क्लोरीन के बेस पे तो नहीं बता पाएंगे, तो किसके बेस पे बता पाएंगे? कटायन पे। अब कटायन में सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका है? लिथियम का। लिथियम। लिथियम का साइज सबसे छोटा है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, और जो जितना छोटा साइज का होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? हाई होगी, और उतना ही बेहतर वो कौन सा बॉन्ड बनाता है?
कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर कोवेलेंट आपसे बॉन्ड। पूछा जाए कोवेलेंट कौन बेहतर है तो ये ऑर्डर लग जाएगा, और LiCl क्या हो जाएगा आपका मोस्ट कोवेलेंट। अगर आपसे आयनिक पूछता सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हो जाता, सबसे लास्ट वाला। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलो यार यस और नो। यस सर। ठीक है, चलो आप एक और देखो। ठीक है, मैं लेता हूं अपने पास में NaCl, फिर मैं लेता हूं MgCl2, फिर मैं लेता हूं AlCl3। ठीक है, अब मुझे ये पता लगा सर यहाँ पे भी हेलोजन आपका सेम है, यानी कि अनायन जो है ना, अनायन वो हर जगह क्लोरीन है, और क्लोरीन 2 हो चाहे 3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लोरीन पे रहेगा तो -1 ही ना हमेशा। एक पर्टिकुलर क्लोरीन पे तो -1 ही रहेगा ना, चाहे 2 पे -2 हो जाए। वही बोलो यार। ठीक है, पर हमको ये पता है कि कटायन अलग अलग हैं। ध्यान से देखो, कटायन अलग है। यहाँ पे Na पे +1 है, Mg पे +2 है, और Al पे +3 है। मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ये तो सेम ही पीरियड के हैं। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है। बट सर हमने एक टॉपिक 11th क्लास में पीरियोडिक चैप्टर में पढ़ रखा है, आयनिक रेडियाई में, जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता है उसका साइज उतना ही छोटा होता है। जिसके ऊपर जितना क्या होगा, प्लस चार्ज हाई होगा, उसका साइज उतना ही क्या होगा तो बेटा जी, लास्ट वाला ज्यादा छोटा होगा। कोवेलेंट होगा। तो लास्ट वाला सबसे छोटे साइज का कटायन है, क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा प्लस है, इसीलिए लास्ट वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा जी, कोवेलेंट हो जाएगा। इसीलिए सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है AlCl3 में बेटा जी, इन सब में AlCl3 इज मोस्ट कोवेलेंट। और ऐसा हमको किसने कहा, फरजान ने कहा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करवाते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग मुझे बताना, अगर मेरे पास दे दिया जाए मुझे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, और मैं लगा दूं सबके साथ में, ये अलग ले लिए। एक काम करते हैं हम लोग, ये लो, इसमें बताओ सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है। So lithium iodide. लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवेलेंट। व्हाई? बिकॉज इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसके बेसिस पे था, अनायन। और फजान रूल क्या कहते हैं, अनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज। अगर लार्ज साइज का अनायन है तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बेहतर बनाता है। तो लार्ज साइज का अनायन यहाँ पे है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट कोवेलेंट। ठीक है बेटा, चलो ये बात आपको क्लियर हुई। तो एक बार वापस से पीछे पेज पे आते हैं, और यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ आयनिक नेचर लिखा हुआ है। चेक करते हैं क्या इनका आयनिक नेचर का ऑर्डर सही है या गलत है। ठीक है, BeCl2 में Be पे +2 चार्ज है, Mg पे +2 है, यानी कि यहाँ पे +2 तो है, पर कटायन का साइज सबसे छोटा किधर है, बताओ, बोलो बेटा जी। सर Be पे। Be सबसे छोटा कटायन है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। यस सर। और उसने क्या पूछा है, सबसे ज्यादा आयोनिक, तो आयोनिक सबसे ज्यादा कौन है, BaCl2। कोई बोलो यार, ये क्लियर हुआ अब आपको कि नहीं। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई है, यस। ठीक है, देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास लिखा हुआ है LiCl इज कोवेलेंट इन नेचर due to polarization of Cl minus ions by small Li plus ions, hence its tendency of hydrolysis is more। मैं आपको हाइड्रोलिसिस की जो भी कहानी है वो एक साथ बाद में ही समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को रोक देते हैं। हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन भी बनेगा तो फिर मैं आपको एक साथ करवा दूंगा, अगर नहीं करवाया था तो। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम हैलाइड्स रिएक्ट्स विद मोर हैलोजेंस टू गिव पॉलीहैलाइड्स, यानी कि ये पॉलीहैलाइड्स बनाते हैं, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ज्यादा हेलोजन अपने साथ लगा सकते हैं। जैसे Ki है, पहले K है, K पहले Ki के साथ जुड़ के Ki बनाएगा, और फिर I2 के साथ रिएक्ट करके Ki3 बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, जैसे Ki है, एक तो I पे तो -1 रहेगा, है ना, -1/3 हो जाएगा,
पोटेशियम पे +1 है तो इस पे -1/3 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बातें आपको सर इस पे ध्यान में रखनी- -1/3 क्यों हुआ? बेटा क्योंकि 3 है ना, टोटल ओवरऑल तो I3 पे कितना होगा फिर, K पे +1 है तो उस पे -1 रहेगा। अब 3 में बटेगा तो I पे कितना आएगा? ठीक है, तो इस तरीके से देखना है ये। और इसके बाद अगर मैं बात करूंगा BeCl2 एंड MgCl2 आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखो कि BeCl2 जो है और MgCl2 जो है इनका नेचर कैसा है, कोवेलेंट इन नेचर है। यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है बाकी अदर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग शो कर सकते हैं क्योंकि साइज छोटा है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ये हमने बात करी अकॉर्डिंग टू फजान रूल और फिर हमने उस चीजों को याद भी रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको दो रिएक्शंस दिख रही होंगी, BeO कार्बन और Cl2 के बीच में रिएक्शन हुआ तो BeCl2 बन गया। और BeCl2 की प्रिपरेशन बेसिकली आपको यहाँ पे मेंशन्ड है तो इसको आप लिख करके याद कर सकते हो। क्या आपको ये पेज हैलाइड्स वाला क्लियर हो गया? बोलिए यार। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। सही है, अब हैलाइड्स वाले पेज के बाद हम एक बार नीचे आते हैं और ऊपर जाते हैं पहले, फिर नीचे आएंगे। हैलाइड जीरा हमको करने हैं अब नाइट्राइट्स फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। एक साथ उठा लेते हैं बेटा इसको, 30R। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये लो, ये दिख रहा है पूरा पेज आपको? सही है, चलो यहाँ पे अब कहानी ऐसी है कि ओनली लिथियम, पहले नाइट्राइड्स की बात कर रहे हैं तो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी, ये हम बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे, बट बीच बीच में वो आती जा रही हैं तो पढ़ लो। ठीक है, लिथियम जो है पूरे ग्रुप में से, ग्रुप के एलिमेंट में से जो लिथियम है वो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है N2 के साथ टू फॉर्म नाइट्राइड। और आपको ये बात याद रखनी है कि लिथियम प्लस N2 क्या बनाएगा, Li3N बनाएगा। ठीक है ना, क्योंकि N पे क्या होता है -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 लिथियम पे +3 तो 1 लिथियम पे +1। ठीक है, तो N पे -3 होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है यहाँ से। और फर्दर Li3N मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा के क्या बना रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस जो है वहां से वो इवॉल्व हो रही है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी साइड पे देखिए नाइट्राइड्स में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ने क्या दिया है, all the elements of 2A burns in N2 to give M3N2। ठीक है ना, तो M3N2 बनेगा बेसिकली यहाँ पे, और ये M3N2 इसलिए बनेगा क्योंकि एक बेरिलियम पे +2 होगा, 3 बेरिलियम पे +6 होगा, इसीलिए यहाँ -6 होगा, और एक N पे -3 होगा। तो ये इस तरीके से भी आप, अगर आपको चार्जेस याद रह जाए ऊपर के कि इस पे कितना होना चाहिए, तब भी आप यहाँ तक पहुंच जाओगे कि ये इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी फॉर्मूले से चार्ज निकालना आसान होता है, बट चार्ज अगर याद रह जाए तो फिर भी आपको काफी बातें आसान लगेंगी इन फ्यूचर याद करने में। जैसे यहाँ पे Li3N मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके LiOH बना रहा था और NH3 गैस इवॉल्व हो रही थी, वैसे Be3N2 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा के BeOH होल ट्वाइस बनाएगा। एक OH पे -1 का चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे OH 2 लगेंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि बेरिलियम के साथ BeOH होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, साथ में अमोनिया यहाँ पर भी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे बेरिलियम की रिएक्शन है वैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये सारी आप याद रखोगे। क्लियर है? नाइट्राइड्स क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लो कुछ। बेटा बोलो नाइट्राइड्स क्लियर, डन। चीज आपको याद रखनी है, आज की क्लास में मैं जितनी भी बातें बताऊंगा आपको, बातें समझाने वाली कम है और ये बताने वाली ज्यादा है कि ये आपको याद रखनी है बेटा जी। ठीक है, जैसे लिथियम नाइट्राइड बनेगा, याद रखना है, और फिर लिथियम नाइट्राइड की रिएक्शन मॉइस्चर के साथ, वैसे ही बेरिलियम नाइट्राइड की मॉइस्चर के साथ और मैग्नीशियम नाइट्राइड की मॉइस्चर के साथ। तो आपको क्या दिख रहा है वहां पे, हाइड्रोक्साइड बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज के साथ आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दिया फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम का मतलब है Hg के साथ मिल करके क्या बनाएगा, वो मेटल्स जो होते हैं वो एलॉयज बनाते हैं। ठीक है,
तो मिक्स्ड एलॉयज बनाएगा वो मरकरी के साथ मिल करके। तो एल्कली मेटल गिव्स अमलगम विद Hg। आपको सोडियम अमलगम इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, यानी कि Na के साथ Hg लिखा होगा, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दीज मेटल रिएक्ट्स विद अदर मेटल्स टू गिव मिक्स्ड मेटल एलॉयज। तो बस यही दो छोटी छोटी सी जानकारी है, ये आपको याद रखनी है। नाउ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस करने को था नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया में आपको एक क्वेश्चन अपने स्कूल के एग्जाम में देखने को जरूर 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 मिलेगा। वो ये है कि अगर आप कोई मेटल लेते हो ग्रुप 1 का और उसको डिसॉल्व करते हो अमोनिया में, तो आपको अमोनिएटेड आयन मिलता है, साथ में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये पूरी की पूरी रिएक्शन याद रखनी है आपको, ठीक है। प्रॉपर रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है कि अगर मैं कोई भी ग्रुप 1 का एलिमेंट डाल दूं, सोडियम डाल दूं, पोटेशियम डाल दूं, किसमें, अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे अमोनिया मेटल के साथ एक कम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। इसको कहते हैं एक कम्प्लेक्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ये आपका क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, तो प्रॉपर कम्प्लेक्स बनाने आपको वहां पे पता लगेंगे क्या होते हैं। फिलहाल आप यही सोच लो कि सोडियम जो है कम्प्लेक्स बना लेगा, किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, और वहां से इलेक्ट्रॉन कुछ इवॉल्व होंगे। जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होंगे उनको हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर कंडक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा होती है, काफी हाई होती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और अपने ग्राउंड लेवल से एक्साइट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब वो एक्साइट हो जाते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट पे अनस्टेबल होते हैं, फिर वो नीचे भी आते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, वो विजिबल रीजन में होती है, जिस वजह से आपको कलर शो होते हैं। कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां आपको कलर शो करने वाली प्रॉपर्टी जो है वो आम दिखेगी। तो कलर कौन सा शो करेगा, ये ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, मेटल, अमोनिया में जाके, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मैं कोई और दूसरी स्पीशी डाल दूंगा तो वो ये इलेक्ट्रॉन खा जाएगी। भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं किसकी वजह से पड़े हैं, क्योंकि मैंने मेटल को अमोनिया के सॉल्यूशन में डाला। अब वहां पे अगर कोई दूसरा मेटल आएगा, वो मेटल, दूसरा मेटल कह रहा हूं, ये कोई भी सब्सटेंस आएगा, मेटल नहीं, कोई और अदर मॉलिक्यूल आएगा, वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा और वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये किसका काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। कौन, जब आप मेटल को अमोनिया के सॉल्यूशन में डालोगे, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो रिड्यूसिंग सॉल्यूशन है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है कि दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद को नहीं बाबा, दूसरे को रिड्यूस करने का है, ठीक है। तो शुरू से इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हर एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन बनता है एक एक नंबर का, ठीक है। ऑल द alkali metals dissolve in liquid ammonia and produces blue colored solution, पहला पॉइंट है। दूसरा है, ये जो ब्लू कलर का है ये रिड्यूसिंग इन नेचर है, ठीक है। तीसरा है, गुड कंडक्टर्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। रिएक्शन आपने देखी ली है। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। पैरामैग्नेटिक तब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, तो मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा जी, अनपेयर्ड है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो इसका कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, because there must be free electrons floating in the system, ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे वहां पे नेचर जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। अनपेयर्ड जहां पे रहते हैं वहां पे पैरामैग्नेटिक हो जाता है, तो ये बात आप याद रखोगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, यानी कि ग्रुप 2 मेटल्स की, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे अभी और कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है। ओनली कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम gives blue solution of ammoniated electrons, यानी कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 2 में कौन कौन देगा, केवल कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। मैग्नीशियम और बेरिलियम नहीं देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं देते होंगे, क्योंकि बेसिकली इनका साइज जो है वो काफी ज्यादा छोटा है,
और ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग दिखाएंगे। स्मॉल इन साइज है, हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ओहो, देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट साइड पे जाते हैं पीरियोडिक टेबल के तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा वैसे ही बढ़ चुका है और इनका साइज वैसे ही छोटा था, इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा हाई रहेगी, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, जिस वजह से ये अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होंगे। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो क्यों नहीं डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अगला पॉइंट पढ़ते हैं। डार्क ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन becomes fade if it is allowed to stand for a long time. It is because of metal amide formation. अगर अमोनिया को ठीक है ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया तो यहाँ पे सोडा अमाइड बन जाता है और H2 गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना इसको एक बारी। इसके बाद एक्सेप्शन है कि लिथियम फॉर्म्स इमाइड। ठीक है, इमाइड होता है जहां पे NH आता है, जहां पे NH लगता है उसको कहते हैं इमाइड। ये बात आपको पढ़ के याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा जी, दिस इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन द सॉल्यूशन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्रॉन्ज कलर ड्यू टू द क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस का भी क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा क्योंकि मेटल भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लूज ही कर रहा है, उसकी वजह से उसका जो कलर हो जाएगा वो ब्रॉन्ज हो जाएगा। नाउ दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मेटल का कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ा दिए हो तो आपका जो कलर है वो ब्लू कलर से कैसा हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक था सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, यार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। क्या आप इन सभी पॉइंट्स को याद कर लोगे? देन दिस इज ए बिगिनर एक्सरसाइज, ये आप खुद से करोगे, पूरी की पूरी सॉल्व मैं आपको भेज दूंगा। देन हमारे पास आते हैं कुछ कंपाउंड्स और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है तो अब फिर आप पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब रिएक्शंस आने वाली हैं, आप टॉपिक का नाम देख ही सकते हो, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो है डिफिकल्ट पार्ट आने वाला है क्योंकि अब जो पार्ट है वो सारा का सारा रटने वाला होगा इसके बाद। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगी उसको मैं 2-3 बार बताऊंगा। जिस बात को मैं 2-3 बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ आप समझ जाना कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से देख लेना, राइट। चलो बेटा सभी साथ में हो ना? भव्य तो शान बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सुनीता, तरनप्रीत बोलो बच्चे दोनों। यस सर। यस ठीक है, चलो जी आ जाओ। देखो आगे बढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। सबसे पहला कंपाउंड आपको NaCl दिख रहा होगा। NaCl को टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ऐसा आप सभी को पता है और काफी ज्यादा हमारे डे टू डे लाइफ में ये यूज होता है। और इसका मेन सोर्स जो है वो सी वाटर है, हमको मालूम है। ठीक है, सॉल्ट लेक्स से हम लोग निकाल लेते हैं, काफी ज्यादा आसान होता है सॉल्ट बनाना, कोई दिक्कत होती नहीं है ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन दे रखी है। प्रिपरेशन में इवेपोरेशन जो है वो आसान एक तरीका है। ठीक है, कि इवेपोरेट कर दो सी वाटर को तो जो नीचे बच जाएगा वो आप लोगों का सॉल्ट होगा। ठीक है, काफी ज्यादा आसान है। इम्प्योरिटीज कुछ कंटेन करता है लाइक MgCl2, CaCl2, Na2SO4, वो तो ऑब्वियसली होंगी। अब सी वाटर से अगर आप लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हो NaCl का, इम्प्योरिटीज तो होंगी। तो इम्प्योरिटीज जो है वो फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर ली जाती हैं। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट एक बार रीड जरूर मार लीजिएगा। टेबल सॉल्ट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड्स। ठीक है, वाटर के साथ जो है इसकी अच्छी खासी रिएक्शन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड्स इन अमाउंट्स। ठीक है, बातें हैं बस इनके बारे में, अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं NaCl और AgNO3 की रिएक्शन देखूं तो हमने कई बार देखा है यहाँ पे क्या बनता है, AgCl और AgCl की व्हाइट प्रेसिपिटेट आती है।
आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि AgCl की कैसी प्रेसिपिटेट आती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आती है और NaNO3 आपका बन जाता है, ठीक है। और यूज क्या करते हैं हम लोग इसमें, फॉर मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर विद आइस एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, मीट एंड फिश, ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज करते हैं। मसालों में नमक होता ही है, आप सभी को पता है। अचार जो बनता है उसमें उसको नमक वमक से भर के रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। वैसे ही मीट और फिश के ऊपर भी लगाया जाता है, वैसे ही आइस के ऊपर भी नमक लगाया जाता है ताकि वो जल्दी से मेल्ट ना हो, अगर आपने कभी देखा हुआ है तो, ठीक है, राइट। तो ये सोडियम क्लोराइड का टॉपिक है, इतना ही आपको करना है, हम बढ़ेंगे इसके बाद आगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बोलो भाई। एक बार हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सभी ने कई बार देखा होगा, NaOH को कहते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम जो होता है वो होता है हमारे पास कॉस्टिक सोडा। क्या नाम होता है बेटा जी? कॉस्टिक सोडा। और ये हमको कैसे मिलता है? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है बेटा, मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी बताया था शायद एक आध दिन पहले, जहां पे करंट मार के रिएक्शन कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, और वो एक सॉल्यूशन में कराई जाती है, ठीक है। यानी कि मैं पानी अगर वाटर ले लूं, इसमें अगर मैं NaCl डाल दूं और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड्स लगा के करंट मारूंगा, तब जाके मेरी रिएक्शन होगी और वहां से मुझे मिलेगा मेरा NaOH। हमने इलेक्ट्रोलिसिस पीछे करवाई थी, उसमें भी NaOH हमको मिला था, आपको याद है? एल्केन की प्रिपरेशन जहाँ पे करी थी हम लोगों ने, अभी पीछे 2 दिन पुरानी बात है। तो बोलो यार, यस और नो? इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में करवाई थी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद थी। वहां पे हमने क्या किया था? वहां पे हमने NaOH बनाया था, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से। पानी में 2 आयन्स होंगे, Na+Cl- और H+ और OH-, ठीक है। एनोड और कैथोड होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज पे कौन से आयन मूव करने की कोशिश करेंगे? प्लस वाले। और Na+ और H+ में पहले कौन जाएगा? H+, तो H+ की क्या हो जाएगी? रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो H2 गैस इवॉल्व होगी आपकी कैथोड पे, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 चार्जेस के बीच में कंपटीशन है, Cl- और OH-, और Cl- OH- में जीतता है Cl-। तो Cl- का क्या होगा? कैथोड पे क्या एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो Cl- का जब ऑक्सीडेशन होगा तो Cl2 गैस आपको किस पे मिलेगी? एनोड पे मिलेगी। तो ये 2 हमारे आंसर होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक के अंदर। ये मैं आपको 12th क्लास का टॉपिक है, बहुत अच्छे से वहां पे करवाऊंगा। फिलहाल NaOH प्रोड्यूस हो गया। क्यों प्रोड्यूस हो गया? क्योंकि बचे हुए आयंस कौन से थे? बचा हुआ था Na+, बचा हुआ था OH-, मिला के क्या बना देगा? NaOH। और इस तरीके से हमको इलेक्ट्रोलिसिस करने पर NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या कहते हैं NaOH को? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहली प्रिपरेशन जो है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस वाली, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है वो ब्राइन से बनाया गया है, ठीक है। ब्राइन क्या है मेरे पास? NaCl का सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। Na+ और Cl- मिला, अगेन वही है, इलेक्ट्रोलिसिस ही करवाई है इसके अंदर भी। और इलेक्ट्रोलिसिस बस यहाँ पे सोडियम अमलगम की करवाई है। सोडियम अमलगम आपको मैंने पीछे बताया था कि अमलगम के साथ मिल करके ये जो है वो बनाता है एलॉय। तो ये कुछ डायरेक्ट इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे इसकी दोबारा से हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना इस चीज की, तो भी आपको क्या मिलने वाला है? NaOH। अब आपको इसमें एनोड और कैथोड की रिएक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी याद करनी है, या आप ध्यान रख लेना एनोड की, कैथोड पे कौन मिलेगा, एनोड पे कौन मिलेगा, और बचा हुआ क्या है? NaOH। और इनमें से एक आप याद कर लेना। पहली जो रिएक्शन है वो याद करनी थोड़ी सी आसान है, क्योंकि हमने पहले कर रखी है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना प्लीज, ठीक है। चलिए
इसके बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, प्रॉपर्टीज में जो है वो ये जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह दिखेगा आप लोगों को। ये एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 और CO2 एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर से क्या बना लेगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन हो जाएगा। हम सबको पता है कि NaOH में से OH- आसानी से निकल सकता है और जो लोग OH- देते हैं वो बेस होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बेस कहलाएगा। और बहुत ही अच्छा बेस इनके साथ रिएक्शन किस प्रकार से देगा यहाँ पे आपको लिखी हुई है, और ये कहीं ना कहीं सारी रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि NaOH लेड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, टिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक के साथ क्या देगा, बेरिलियम के साथ क्या देगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। और एवोल्यूशन ऑफ H2 यहाँ से होता रहेगा। ठीक है भाई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बात याद रखनी है सारी की सारी। ठीक है, तो NaOH की प्रॉपर्टीज एक बार आप देखेंगे, एक बार इस टॉपिक को देख लेना। जब इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घबराइएगा नहीं, 5-6 बार जब हम एक ही चीज को करेंगे तो वो हमको याद हो ही जाएगी, बेशक वो कितनी ही टफ हो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। ठीक है ना। रिएक्शन देख के बहुत डर लगेगा आपको, पहले आप सोचेंगे कि हम लिख के प्रैक्टिस करें या पढ़ लें, आपके मन में आएगा हम पढ़ लेते हैं, और वहीं आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि पहले आप इसको लिख के देखो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, अपने नोट्स में से जब आप याद करोगे चीजों को तो वो बहुत ही आपको आसान लगेंगी, और जब लिख रहे होगे तब भी आधी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, दूसरी बार करोगे थोड़ी सी और समझ में आएंगी, तीसरी बार करोगे तो बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से आपको समझ भी आएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का टॉपिक इतना ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का टॉपिक इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखता है। पहली रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे, और मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं मेरे पास। सो हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होने के बाद फर्दर, ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसको मैं आपके लिए एक बार निकाल लेता हूँ, ऐड टू न्यू पेज, और यहाँ रख देता हूँ ताकि आपका काम जो है वो चलता रहे इसी PDF के जरिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है दैट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। इसको निकाल के एक बार अलग से रखते हैं, वॉशिंग सोडा को हम फिर देखेंगे कि हमको क्या क्या याद रखना है। काफी रिएक्शंस इसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी यार, और फिर हम रखेंगे क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यूजर्स ऐड टू करंट पेज निकाल लेते हैं। यूजेस इसके बाद में देखते हैं एक बार, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है बेटा जी, यादव सब लोग भाई बैठे हो सब लोग साथ में। यस सर। यस सर। जनता जो है वो डर जा रही है चैप्टर से और डर के भाग रही है, बट कोई बात नहीं, इससे आप भाग नहीं सकते। एस ब्लॉग आपका पेपर में आना ही आना है, तो आपको जो बताया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे से सुनना इसके अंदर, और इस पे क्वेश्चन हमारे स्कूल के एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, चाहे 1 नंबर का बने चाहे 2 नंबर का बने, और आपको ये टॉपिक तो करना ही करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द रिएक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या क्या याद रखना है बहुत ध्यान से सुनना। सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी, ठीक है। एंड दूसरा टॉपिक साथ में सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा, और ये क्या है, Na2CO3।
साथ में दिखेगा आपको .10H2O, तो पानी के 10 मॉलिक्यूल्स इसके साथ आपको अटैच करने हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर अगर करेंगे तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के अंदर मुझे स्टार्ट करना है या मुझे प्रोसेस का नाम याद रखना है, और प्रोसेस का नाम है सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। प्रोसेस का क्या नाम है? सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, अमोनिया सोडा प्रोसेस या कमर्शियल स्केल पे इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सोल्वे प्रोसेस से इसको किया जाता है। क्या आप सभी इस बात को याद रख लेंगे? प्रोसेस का नाम याद रखना इजी है, सोल्वे प्रोसेस इसका नाम है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए सेकंड रिएक्शन में, क्योंकि नाम सोल्वे अमोनिया प्रोसेस है तो आपको एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले हमको लेना है अमोनिया, अमोनिया में डालना है CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। जब आप अमोनिया में H2O और CO2 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा NH4HCO3। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस कंपाउंड को फर्दर आप NaCl के साथ यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, ब्राइन मतलब NaCl का सॉल्यूशन, ब्राइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। दिस इज NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के साथ आपको मिलेगा NaHCO3। NaHCO3 की क्या आएगी? प्रेसिपिटेट। और NaHCO3 को आप क्या कहते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि मैंने 2 स्टेप के अंदर ये सीखा कि कैसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाऊंगा। आई रिपीट, सोडियम बाइकार्बोनेट 2 स्टेप में सीखा। पहला स्टेप है कि मैं अमोनिया लूंगा, अमोनिया में H2O और CO2 डालूंगा और क्या मिलेगा? NH4HCO3। जो कंपाउंड मिलेगा उसको ब्राइन में डालूंगा, अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 मिलेगा। अब ये जो NaHCO3 आपको मिला है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिला है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में CO2, साथ में पानी निकल चुका होगा। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर है? तो आप देखिए किस तरीके से हमने सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया है। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसके अंदर ये तीन स्टेप में प्रिपरेशन खत्म नहीं है, इसके अंदर 2 रिएक्शन और याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि CO2 कहां से मिला, तो आप जवाब देंगे CO2 जो है इसमें मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 हमको मिलता है। और ये बात मुझे याद रखनी है कि ये जो CO2 का सोर्स है वो कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इससे क्या मिलता है? CaO प्लस CO2। और ये जो CaO है ये भी फर्दर काम आ रहा है। देखिए अमोनियम क्लोराइड कहाँ पे बचा था? बाइकार्बोनेट के साथ में कौन बचा था? अमोनियम क्लोराइड। इस बचे हुए अमोनियम क्लोराइड के साथ में कौन रिएक्ट कर रहा है? बचा हुआ CaO, और आपको क्या दे रहा है? CaCl2, ये बाय प्रोडक्ट है। साथ में क्या दे रहा है? अमोनिया आपका रीयूज हो जाएगी सोल्वे अमोनिया प्रोसेस के अंदर और साथ में निकल जाएगा पानी। क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैं बोला? बोलो भाई। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बाय सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुननी है सबने। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना प्लीज। टॉपिक का नाम है, हमको प्रिपेयर करना है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर किया मैंने सेकंड और थर्ड रिएक्शन से। प्रोसेस का नाम था सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। प्रोसेस के नाम में अमोनिया है तो आपको ये तो याद रखना पड़ेगा, वी आर स्टार्टिंग इट विद अमोनिया। अमोनिया में H2O CO2 डालोगे तो हमको मिलेगा एक कंपाउंड NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट में NaCl को डालोगे तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। एक आइटम आपको मिल चुकी है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, NaHCO3 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? Na2CO3 मिलेगा, और साथ में क्या? CO2 और H2O। बस इसमें ना हमको 2 क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं, उसके लिए हमने 2 रिएक्शन और करी। हमको बोला उसने कि ये जो CO2 है ये कहाँ से मिलेगा,
तो आपने कहा कि ये जो CO2 है सर सेकेंड रिएक्शन के अंदर, ये हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले ले तो हमको मिल जाएगा CO2 इसके अंदर काम आ गया। बचा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड बचे हुए NH4Cl के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा, NH3 देगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो अपने कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, जिससे आप सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहे थे। क्या आपको ये 5 रिएक्शंस क्लियर हो गई? इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन आप सुन रहे हो क्या आपको समझ आ रही है? बोलिए यार। यस सर। देखो अरे सर याद तो आप ही को करनी है, याद तो आप ही को करनी है, ठीक है। आपको बस समझ आ जाएगा तो थोड़ा सा जल्दी तरीके से आप लोग याद कर पाएंगे, दैट इज, ठीक है। मैं आपको इस डायरेक्शन में हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना, इन दिस डायरेक्शन आई एम हेल्पिंग यू, कि आपको किसी भी तरीके आपको ये समझ में आ जाएगी याद करना कैसे है इसको, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया रिएक्शंस का ऑर्डर कैसे याद करना है। अब इसके अंदर एक और 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का है ये, कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अगर मैं सोडियम की जगह पोटेशियम बाइकार्बोनेट ले लूं तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस as this is more soluble in water as compared to NaHCO3। ये साथ में वजह लिखी हुई है। उसने कहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमने लिया था, उसकी जगह आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना सकते हो क्या, मतलब इधर बना सकता हूं मैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बट पोटेशियम बाइकार्बोनेट से पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना पाऊंगा, यानी कि Na2 की जगह K2CO3 नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमको प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो KHCO3 के केस में प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता है, बिकॉज दिस इज सॉल्युबल, दिस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये प्रॉपर्टी आप इसकी याद रखोगे। किसकी प्रॉपर्टी याद रखोगे? KHCO3 की प्रॉपर्टी आप यहाँ से बेटा जी याद रखोगे। कोई बोलो यार, आपको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का समझ में आ गया? बोलिए सब लोग। हमने यहाँ पे पढ़ा कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट से K2CO3 क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ राइटिंग दिस नोट पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। देखो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 स्टार, प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एक बार हम जरूर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज की। अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपको दिख रहा होगा NaOH प्रिपेयर हो रहा है। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो Na2CO3, ये तो आप देख ही चुके हो, तो इफेक्ट ऑफ हीट आप देख चुके हो। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ देखो ये बेस का काम करेगा, तभी एसिड के साथ मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये बेस का काम करेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन विद बेस का काम अगर ये करेगा तो बेस के साथ भी ये रिएक्शन दे रहा है, Na2CO3 और H2O बना रहा है। अगर NaHCO3 दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड और बेस के साथ, तो ये कैसा कहलाएगा? एम्फोटेरिक। वो लोग जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की, तो उसकी प्रॉपर्टी है एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस कुछ नहीं है, अगर आप Na2CO3 के कंपाउंड को देखें तो इसके साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं। इसको अगर आप एयर में एक्सपोज कर देंगे तो 9 आउट ऑफ 10 H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को एफ्लोरोसेंस कहा जाता है। मतलब इसको अगर हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें, किसको? Na2CO3.10H2O को, तो ये क्या होगा? यहाँ पे आप समझ लो कि इसकी थोड़ी सी हीटिंग होगी और ये जो है वो मॉइस्चर में हवा में 9H2O रिलीज कर देगा और 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि मोनोहाइड्रेट फॉर्मेशन इसका हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एफ्लोरोसेंस, ठीक है। देन आपको दिखेगी हाइड्रोलिसिस। पानी के साथ अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके सामने है कार्बोनिक एसिड आपको मिलेगा H2CO3। ये बात आपको इसकी याद रखनी है। और अगर मैं आगे बढ़ूं और क्या आपको याद रखने हैं, तो आप इसके यूजेस जो हैं वो यहाँ से याद रख सकते हैं। यूजेस क्या है? इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड एंटी एसिड मेडिसिन। यूजेस ऑफ Na2CO3 आपको दिख रहे हैं, ऊपर NaHCO3 के यूजेस थे यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के थे, नीचे सोडियम कार्बोनेट के हैं। आपको यूजेस दिख रहे हैं इन लॉन्ड्रीज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। और ये सारे यार इसके यूजेस हैं। और ये था हमारा टॉपिक सोडियम बाइकार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का। आई थिंक आज के लिए काफी सारी रिएक्शंस हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो आप अगर इतना ही काम आज कर लें
तो आपके लिए क्या होगा, वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब किसी को डाउट है कोई इसके अंदर तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एक बार मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ।